हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपकी परीना मैम लेकर आई हूँ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। इसमें हम जानेंगे सॉल्ट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो भी आपके सीबीएसई सिलेबस में दी हुई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि सॉल्ट किससे ऑब्टेन होता है। तो हम जानते हैं कि सॉल्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एसिड एंड बेस। तो एसिड प्लस बेस हमको सॉल्ट एंड वाटर देता है। ये हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पहले कर चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारा NaCl है तो NaCl हमको मिलता है NaOH एंड HCl से, ये हम पहले कर चुके हैं। देन NaOH जो है ये हमारा बेस है और HCl हमारा एसिड है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड से। तो कैसे हम इसका पता लगा रहे हैं, देखिए ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है कैटायन, ये हमको मिल रहा है बेस से, ये हमें मिल रहा है बेस से। और जो हमारा सेकंड हमारा जो एनायन है ये हमको मिल रहा है एसिड से। यानी कि इसके आगे हमको खाली OH लगा देना है और इससे पहले हमको H लगा देना है, तो हमारा बन जाएगा एसिड। और अगर हम इसके पीछे OH लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा बेस। बस आपको ध्यान रखना होगा वैलेंसीज़ का। वैलेंसीज़ आपको पता होनी चाहिए। कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है और कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है। इसलिए फॉर्मूला यहाँ पर हम देख रहे हैं CaOH2 बन रहा है और यहाँ पर H2CO3 बन रहा है, क्योंकि H की वैलेंसी 1 होती है और OH की वैलेंसी भी 1 होती है। तो ये आपको वैलेंसीज़ ध्यान रखनी होंगी, फॉर्मूलाज तभी आपके बन पाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा है पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, पोटेशियम हमको मिलेगा बेस से। पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, OH की वैलेंसी भी 1 होती है, तो फॉर्मूला KOH बना सिंपल। और NO3 नाइट्रेट हमको मिलेगा एसिड से। तो इससे पहले हमको H लगा देना है और इसके पीछे हमको OH लगा देना है, तो इससे हमारा बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। देन नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, यहाँ पर आपको फॉर्मूले के अंदर दिख रही है, ये 3 होती है। सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। क्रिस क्रॉस मेथड से ये हमारा फॉर्मूला बना हुआ है। तो एल्यूमिनियम के पीछे हमको OH लगा देना है और साथ ही उसकी वैलेंसी लगा देनी है। ऐसे ही सल्फेट से पहले हमको H लगा देना है और साथ ही उसका फॉर्मूला हमारा H2SO4 बन जाएगा। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो इस तरह से हम एसिड और बेस, बस हमको क्या ध्यान रखना है, जो हमारा फर्स्ट कैटायन है ये हमको बेस से मिलता है और जो हमारा सेकंड एनायन है ये हमको एसिड से मिलता है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। फॉर्मूला मेकिंग आपको आनी चाहिए। H की और OH की दोनों की वैलेंसीज़ 1 होती है। बाकी जो हमारे दूसरे और कैटायन एनायंस होंगे उनकी वैलेंसीज़ क्या होती हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप फॉर्मूलाज बना पाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि एसिड बेस से हमको सॉल्ट तो मिलता है। हमने ये पढ़ा है कि सॉल्ट हमारे न्यूट्रल होते हैं, लेकिन सारे ही सॉल्ट हमारे न्यूट्रल नहीं होते। सॉल्ट्स कुछ स्लाइटली एसिडिक भी हो सकते हैं और स्लाइटली बेसिक भी हो सकते हैं। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए क्या होता है, अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो उसका मतलब सॉल्ट हमारा कैसा होगा, एसिडिक। और एसिड हम जानते हैं जिनका pH 7 से कम होता है वो हमारे एसिड होते हैं। तो इसलिए हमारा जो सॉल्ट होगा उसका pH 7 से कम होगा, क्योंकि वो एसिडिक है। एसिडिक क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हमारे H+ आयंस ज़्यादा हैं OH- आयन से। तो सारे के सारे H+ आयंस हमारे OH- से न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहे हैं, कैंसिल आउट नहीं हो पा रहे हैं। तो जब वो कैंसिल आउट नहीं हो पा रहे हैं, दैट मीन्स कि कुछ H+ आयंस अभी भी रह गए हैं, इसीलिए हमारा सॉल्ट कैसा है, एसिडिक है। सिमिलरली अगर एसिड वीक है लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर OH- आयंस ज़्यादा हैं, इसलिए हमारा सॉल्ट कैसा है, बेसिक है। दैट मीन्स उसका pH 7 से ज़्यादा होगा। दूसरा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स कि अब दोनों ही लार्ज क्वांटिटी में है लेकिन दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छे से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसीलिए हमारा सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल, एंड pH विल बी इक्वल्स टू 7। या फिर दोनों ही अगर हमारे वीक है तो उस कंडीशन में भी सॉल्ट हमारा कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, दैट मीन्स pH विल बी इक्वल्स टू 7। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl, वीक बेस मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
ये हमारा वीक बेस है। अब ऐसी सिचुएशन में सॉल्ट हमारा एसिडिक होगा। अब इसमें सॉल्ट कौन सा बनेगा, ये हम जानते हैं कि जो H+ आयन्स हैं और यहाँ से OH- आयन्स हैं ये तो निकल जाएंगे और निकल कर क्या करेंगे, वाटर बना लेंगे। इन्होंने तो वाटर बना लिया। अब बचा क्या है यहाँ पर बचा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी अमोनियम, और यहाँ पर बचा क्लोरीन। तो अमोनियम और क्लोरीन जो बचे हैं इन्होंने क्या बना लिया, अमोनियम क्लोराइड। तो ये सॉल्ट हमारा कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से आया है। ऐसे ही अगर हमारा वीक बेस है, वीक एसिड है, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग बेस है जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उस केस में हमारा सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक, जिसको मैंने अभी आपको बताया था पिछली स्लाइड में। अब इधर से क्या होगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा और यहाँ से OH- निकल जाएगा। ये HNOH मिलके तो वाटर बना लेंगे। बचा क्या, कैल्शियम एंड एसीटेट। तो क्या बनाएगा, कैल्शियम एसीटेट बनेगा। H की जगह पर यहाँ पर क्या लग गया, कैल्शियम लग गया। कैल्शियम की वैलेंसी क्योंकि 2 होती है इसलिए यहाँ पर एसीटेट के बाहर यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो फॉर्मूला बन गया कैल्शियम एसीटेट का। ये सॉल्ट हमारा कैसा होगा, बेसिक होगा। देन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जांपल HCl, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOH। सेम यहाँ पर HNOH मिलके H2O बना लेंगे और NaNCl ये बचेंगे तो जो बना लेंगे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये वाला सॉल्ट हमारा कैसा होगा, न्यूट्रल, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। सो अंडरस्टूड। ये मैंने कुछ लिस्ट तैयार करी है क्योंकि बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से हमारे एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से वीक होते हैं। तो ये लिस्ट है जिससे कि आप ये लिस्ट को ध्यान में रख के याद करके आप ये याद रख सकते हैं कि कौन से हमारे एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से वीक होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कौन से वीक बेस होते हैं। देन केमिकल्स जो कि हमें कॉमन सॉल्ट से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन सॉल्ट के बारे में जान लेते हैं। कॉमन सॉल्ट आपने देखा होगा, ऐसे कॉमन सॉल्ट जो हमारी किचन में अवेलेबल होता है नमक के तौर पर, जिसको हम सब्जियों में डालते हैं टेस्ट बिल्डअप करने के लिए। तो ये हमारे ऐसे वेरियस कलर्स में मिलता है हमको। ये हमारा रॉक सॉल्ट होता है। अच्छा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कॉमन सॉल्ट हमको NaOH और HCl से मिलता है। कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है। NaOH और HCl को हम कंबाइन करेंगे तो हमको NaCl मिल जाएगा, लेकिन ये तो लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन है। हम जानते हैं कि कॉमन सॉल्ट हमको सी से भी मिलता है। तो सी वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जिसमें से हम NaCl को अलग कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। ये जो हमारा रॉक सॉल्ट होता है ये कुछ ब्राउन कलर का होता है। क्यों होता है ब्राउन कलर का, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो जब इसको हम रिफ़ाइन कर लेते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज़ हटा लेते हैं, तब वो हमारा वाइट पाउडर बन जाता है। इसकी क्या एप्लीकेशन होती है कॉमन सॉल्ट की? कॉमन सॉल्ट की एप्लीकेशन होती है कि इसको हम फूड में ऐड करते हैं टेस्ट बिल्डअप करने के लिए, और इससे हम बहुत सारे केमिकल्स, यूज़फुल केमिकल्स बनाते हैं। फर्स्ट केमिकल है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और भी इसके अलावा। लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम इन चारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH। NaOH यानी कि ये एक वाइट सॉलिड होता है, आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर वाइट सॉलिड होता है। आयोनिक कंपाउंड होता है क्योंकि ये आयंस से मिलके बना होता है। आयंस यानी कि कैटायन एंड एनायन। तो सोडियम हमारा कैटायन होता है, Na मैंने बता रखा है आपको, जो पहले लगता है वो हमेशा कैटायन होता है। तो ये हमारा कैटायन है प्लस चार्ज वाला, और एनायन हमारा है इसमें हाइड्रोक्साइड OH- जो पीछे लगा हुआ है वो हमारा एनायन है, और एनायन होते हैं जिनका माइनस नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा एनायन है। अब ये कैसे बनता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि NaCl से हम बनाते हैं। तो हमने NaCl को वाटर में डिज़ोल्व किया और एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया। इसको हम बोलते हैं ब्राइन। अब जो भी हम प्रिपेयर करेंगे आगे वो हम ब्राइन से प्रिपेयर करेंगे, इसको हम ब्राइन बोलते हैं। तो इस ब्राइन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो हमको मिलता है NaOH, हाइड्रोजन गैस एंड Cl2। यही मिलना चाहिए नेचुरली, क्योंकि हमारा क्या होता है, H2O जो होता है वो H+ एंड OH- में ब्रेक डाउन हो जाता है।
H प्लस हमको क्या दे देता है, H प्लस हमको दे देता है हाइड्रोजन गैस। जो हमको हाइड्रोजन गैस मिल रही है वो हमको H2 की वजह से मिल रही है। OH माइनस हमको NaCl से कंबाइन हो जाता है, इस Na से कंबाइन होकर OH माइनस दे देता है NaOH, और Cl जो अलग होती है, ये Cl हमको दे देती है क्लोरीन गैस। अब ये कहाँ कहाँ प्रिपेयर होते हैं, एनोड, कैथोड एंड कैथोड। अब इसको देख लेते हैं कि ये एनोड कैथोड क्या होते हैं। तो ये हमारा, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्लोर अल्कली प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, इसके बारे में एग्जाम में आता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे हमको एक तो मिलता है क्लोरीन Cl2 और अल्कली मतलब NaOH। ये दो चीज़ें हमको मेन तौर पे हमको मिलती हैं और इनका काफ़ी आगे एप्लीकेशन होता है, तो इसीलिए इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब इसकी हमने अरेंजमेंट कैसे कर रखी है, ये कि हमने टैंक लिया और इस टैंक के अंदर हमने अपना ब्राइन ले लिया, यानी कि NaCl जिसको हमने वाटर में डिज़ोल्व करना है, उसको, उस सोल्यूशन को हमने ले लिया और इसमें हमने ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए। ये हमारे 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट कर रखा है अपनी बैटरी से। बैटरी का एक आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बड़ा वाला टर्मिनल है, एक ही छोटा वाला है। बड़ा वाला यानी कि पॉजिटिव और छोटा वाला यानी कि नेगेटिव। तो ये हमारा जो टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल हमारा बन गया पॉजिटिव टर्मिनल, प्लस टर्मिनल। इस प्लस टर्मिनल को बोलते हैं हम एनोड, और ये वाला टर्मिनल हमारा बन गया माइनस, नेगेटिव टर्मिनल, और इस नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, आपको याद रखना है, ये कैथोड मीन्स माइनस, एनोड मीन्स प्लस। ये हमारे 2 टर्मिनल्स हैं। अब हम प्लस टर्मिनल एंड माइनस टर्मिनल नहीं बोलेंगे, अब हम एनोड यानी कि प्लस टर्मिनल एंड कैथोड यानी कि माइनस टर्मिनल ये बोलेंगे। अब क्या होगा इसके अंदर, NaCl जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी, तो NaCl जो होगा ये हमारा टूटना शुरू होगा इंटू Na प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस। ऐसे ही वाटर हमारा टूटने लगेगा H प्लस एंड OH माइनस। तो जो हमारे माइनस वाले जो हमारे एनायंस हैं, ये माइनस है और ये माइनस है, ये हमारे जाएंगे प्लस टर्मिनल की तरफ। प्लस टर्मिनल कौन सा है, ये वाला एनोड। तो ये तो जाएंगे हमारे प्लस टर्मिनल की तरफ, दोनों हमारे मूव करने लगेंगे प्लस टर्मिनल की तरफ। और जो हमारे प्लस कैटायंस हैं, Na प्लस और H प्लस, ये हमारे कैटायंस हैं, ये हमारे मूव करने लगेंगे माइनस टर्मिनल यानी कि कैथोड की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन हमारी यहाँ पर आएगी, तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस हमारी हमको यहाँ पर मिलेगी क्योंकि H प्लस आयंस यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे Cl माइनस आयंस यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एनोड प्लस पर हमको मिलेगी, प्लस टर्मिनल पर मिलेगी हमें क्लोरीन गैस। तो ये तो हमारी 2 गैसेज हो गई अलग। अब हमारे बचे क्या, सोल्यूशन के अंदर हमारे बचे एक तो Na प्लस आयंस रह गए हैं और एक OH माइनस आयंस रह गए। तो ये जो दोनों आयंस रह गए हैं, ये दोनों आयंस आपस में कंबाइन हो जाएंगे आयनिक बॉन्ड से और क्या बना लेंगे, NaOH। तो इसलिए हमको ये 3 चीज़ें मिलती हैं, एक हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है, एक हमको क्लोरीन गैस मिलती है और एक हमको NaOH। ये 3 चीज़ें हमको अपने इस क्लोर अल्कली प्रोसेस से मिलती हैं। तो इसको ज़रा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये देखिए, आप देख सकते हैं NaCl अपने आयंस में ब्रेक डाउन हुआ और आयंस में ब्रेक डाउन होने के बाद ये आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल्स हमारे जा रहे हैं कैथोड यानी कि माइनस टर्मिनल की तरफ, और जो नेगेटिव आयंस हैं वो हमारे जा रहे हैं एनोड यानी कि प्लस टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पर हमको मिल जाती है क्लोरीन और यहाँ पर हमको मिल जाती है हाइड्रोजन गैस। जो लास्ट में बचते हैं हमारे, वो बच जाते हैं NaOH। तो हमारे सोल्यूशन के अंदर हमको NaOH हमको रह जाती है। ये 3 चीज़ें हमको मिलती हैं, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड NaOH। ये 3 चीज़ें हमारी इस सोल्यूशन के अंदर रह जाती हैं। तो हमको ये 3 चीज़ें फाइनली इस एक्टिविटी से, इस क्लोर अल्कली प्रोसेस से हमको मिलती हैं। अब क्लोर अल्कली प्रोसेस के अंदर हमारी 3 प्रोडक्ट्स बने थे। एक हमारा बना था क्लोरीन, एक हमारा बना था हाइड्रोजन, एक हमारा बना था NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा। इनके क्या एप्लीकेशंस होती हैं, क्लोरीन जो होता है वो वाटर को ट्रीट करने के यानी कि वाटर को साफ़ करने के काम आता है। उसमें से जो जर्म्स होते हैं उन्हें किल करने के काम आता है। जो हमारा रिवर से वाटर आता है
ट्रैप में जो ड्रिंकिंग वाटर हम बनाते हैं उसमें सारी इम्प्योरिटीज़ निकालने के बाद उसको हम उसमें से जर्म्स को भी किल करते हैं। तो वो हमारे जो किल होते हैं वो क्लोरीन की हेल्प से होते हैं। देन जो स्विमिंग पूल का पानी होता है उसको भी क्लीन करने के लिए क्लोरीन उसमें डाला जाता है। देन पीवीसी पाइप्स, जो हमारे पानी के प्लास्टिक पाइप्स होते हैं, वो पीवीसी पाइप्स उनकी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं। डिसइंफेक्टेंट मतलब जर्म्स को किल करने के काम आते हैं। सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने के काम आते हैं। पेस्टिसाइड्स मतलब जो हमारे कीटनाशक होते हैं, जो फसलों के ऊपर कीटनाशक डाले जाते हैं, वो पेस्टिसाइड्स बनाने के काम आते हैं। देन हाइड्रोजन इज़ अ वेरी गुड फ्यूल, ये फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है और मैन्युफैक्चर किया जाता है अमोनिया बनाने में। अमोनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर फर्टिलाइज़र्स के तौर पे अमोनिया को यूज़ किया जाता है। तो अमोनिया बनाने के हाइड्रोजन काम आता है, जो फर्दर फर्टिलाइज़र्स बनाने के काम आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो भी हमारे सोप एंड डिटर्जेंट्स हैं वो बनाए जाते हैं, और हमारे जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं या पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन सब के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्लीनिंग पर्पसेस के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद अब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमने देख लिया कि कैसे बनता है हमारा ब्राइन से, यानी कि सोडियम क्लोराइड से। अब दूसरा हम करने वाले हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी हम इसको बेकिंग सोडा को बोलते हैं, जो कि हमारा केमिकल नेम है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, अगेन वही हम करेंगे। NaCl और H2O का मिक्सचर लेंगे, यानी कि ब्राइन लेंगे, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अमोनिया हम पास करवाएंगे। देखिए ये NH3 यही अमोनिया है जिससे हाइड्रोजन से जो बनाया जाता है और फर्टिलाइज़र्स बनाने में जो काम आता है, तो ये अमोनिया है। तो ये दोनों चीज़ें जब हम इस ब्राइन में हम ऐड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं, अमोनिया उसके अंदर डाला जाता है, तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलता है और हमारा NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा बन के हमारा तैयार हो जाता है। ये बेकिंग सोडा बहुत यूज़फुल होता है, बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है। हमने पढ़ा था कि बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस होता है, जो कि एंटासिड के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर एसिडिटी हो गई है तो हम इसको बेकिंग सोडा हम ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि एसिडिटी, जो पेट का दर्द है, वो हमारा ठीक हो जाए। या फिर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी काम आता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं, सिलेंडर्स वगैरह आपने देखे होंगे, रेड सिलेंडर्स जो लगे होते हैं, स्कूल की प्रीमिसेस में होते हैं, हमारे घरों में भी होते हैं, बिल्डिंग्स में, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं या मॉल्स होते हैं उनमें लगे होते हैं, उनके अंदर यही बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है। तो बेकिंग सोडा से ही वो फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाए जाते हैं। देन अगर हम इसकी कुकिंग करते हैं, यानी कि बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, तो ये बेकिंग सोडा जो होता है ये टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग कि कार्बोनेट्स जो होते हैं वो हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। तो सेम वही रिएक्शन हो रही है कि हमने इसको हीट किया और हीट करने पर हमको वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, साथ ही हमारा सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो यहाँ पर बनती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेसिकली हमारी बहुत सारी बेकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ आता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रेड बनता है या केक बनता है, या और भी हम ढोकला वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर हम उसको डाल देते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं वो हमारी बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी हो जाती हैं। पकौड़े, जो बेसन के पकौड़े बनाते हैं उसके अंदर भी हम डालते हैं, उससे पकौड़े क्रिस्पी हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं उसकी वजह से हम देखते हैं ब्रेड के बीच में बहुत सारे होल्स होते हैं। वो होल्स किस वजह से होते हैं? क्योंकि उसके अंदर एयर भर जाती है। वो एयर कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो फिल हो जाती है। इस वजह से उस ब्रेड के अंदर होल्स हो जाते हैं और उसी वजह से ब्रेड हमारी फ्लफ़ी बनती है, स्पंजी बनती है। इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाना इजी होता है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर भी हम बेकिंग की पर्पसेस में, जो हमारे ब्रेड एंड केक होते हैं इनके अंदर हम डालते हैं बेकिंग पाउडर को।
तो बेकिंग पाउडर बेसिकली क्या होता है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। कोई सा भी एसिड ले सकते हैं हम, जो भी हमारे घर में माइल्ड एसिड जो होते हैं, वीक एसिड जो होते हैं वो हमारे घरों में जो मौजूद होते हैं, हम वो मिक्स कर सकते हैं बेकिंग सोडा में, तो हमारा बेकिंग पाउडर बन जाएगा। इन जनरल टार्टरिक एसिड उसमें मिक्स किया जाता है। तो जब भी हम बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिक्स करते हैं तो हीटिंग करने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वाटर और सोडियम सॉल्ट्स बनते हैं। तो क्या पर्पस क्या है, हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर तो एक ही चीज़ है, फिर हम बेकिंग पाउडर क्यों बना रहे हैं, उसमें टार्टरिक एसिड क्यों ऐड कर रहे हैं। तो बच्चों हमने पढ़ रखा है कि बेकिंग जो हमारी बेस होते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है। बेस जो होते हैं वो बिटर, कड़वे होते हैं टेस्ट में। तो जब भी इसको हम फूड में ऐड करेंगे तो हमारा फूड कैसा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। तो उसकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए उसके अंदर टार्टरिक एसिड डाला जाता है, थोड़ा सा एसिड डाला जाता है, जिससे कि फूड में कड़वाहट ना आए। तो इसीलिए बेकिंग पाउडर को यूज़ करना बेटर होता है, क्योंकि उसके अंदर एसिड मिक्स्ड होता है। तो बेकिंग पाउडर अगर हम ज़्यादा भी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेकिंग सोडा हम ज़्यादा नहीं डाल सकते। अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो उससे हमारा जो खाना होगा वो हमारा कड़वा हो जाएगा। इसीलिए बस यही डिफरेंस होते हैं बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा में। देन ये हमको दे रखा है कि हमारे क्या क्या यूजेस होते हैं बेकिंग सोडा के। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ब्रेड्स में हम इसको यूज़ करते हैं, क्लीनिंग पर्पस में, हेयर वॉश करने में और फेस वॉश करने में, माउथ की क्लीनिंग करने में, बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं। इन सब चीज़ों में हम क्लीनिंग पर्पसेस में बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा केमिकल आता है वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बाद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हमारा क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसका कुछ अजीब सा नाम है ये डेकाहाइड्रेट, क्या है ये। देखिए सोडियम कार्बोनेट तो आप जानते हैं Na2CO3 होता है, डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मीन्स वाटर, तो 10H2O को बोल रहे हैं हम डेकाहाइड्रेट। डेका आप याद रखिएगा, डेका मीन्स 10। कैसे बनता है ये, सोडियम कार्बोनेट में जब हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करवा देंगे तो हमारा वॉशिंग सोडा बन जाएगा। और सोडियम कार्बोनेट हम जानते हैं किससे बना था, हमारा ब्राइन से। सोडियम कार्बोनेट मतलब ब्राइन से हमने पहले बनाया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को थोड़ा सा हीट करेंगे तो उससे हमारा सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट के अंदर हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर देंगे तो हमारा वॉशिंग सोडा बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमको मिल रही हैं ये हमको सोडियम क्लोराइड से मिल रही हैं बेसिकली। यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन अभी आपको नेक्स्ट आगे समझ में आएगा, क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारा एक पाउडर होता है, जब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो ये हमारे वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, इसीलिए इसको बोल रहे हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टल्स का वापस बनना, उसको हम बोल रहे हैं रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, उसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा किस में काम आता है, हम जानते हैं कि जो वॉशिंग सोडा होता है सबसे पहले तो उसको हम डिटर्जेंट्स में सबसे ज़्यादा होता है वॉशिंग सोडा, तो उसको सोप्स या डिटर्जेंट्स बनाने के काम आता है, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। बोरेक्स एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, केमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, बोरेक्स बनाने के काम आता है। क्लीनिंग, डोमेस्टिक पर्पस क्लीनिंग में काम आता है, और परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के काम आता है। परमानेंट हार्डनेस का मतलब होता है खारापन, पानी का खारापन। हम जानते हैं कि खारे पानी के अंदर कपड़े नहीं धुल सकते हैं, इसीलिए उसमें जब हम डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो पानी की खारापन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट्स के अंदर वॉशिंग सोडा मिक्स्ड होता है, जो कि सोप में नहीं होता है। ये आप आगे के चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे, सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस जब आप करेंगे तब उसमें आप पढ़ेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, सोप के अंदर वॉशिंग सोडा मिक्स नहीं होता है, डिटर्जेंट के अंदर वॉशिंग सोडा मिक्स होता है, और वॉशिंग सोडा पानी के खारापन को हटाने के काम आता है। इसीलिए डिटर्जेंट से हम खारे पानी में कपड़े धो सकते हैं आसानी से, लेकिन साबुन से हम नहीं धो सकते हैं। तो ये वॉशिंग सोडे के बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। लास्ट है ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर, इसके ऊपर एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड केमिकल नेम, और फॉर्मूला होता है कैल्शियम से Ca, ऑक्सी से O एंड क्लोराइड से Cl2, तो CaOCl2 ये इसका फॉर्मूला होता है। कैसे बनता है? क्लोरीन गैस हमारे बनी थी क्लोर अल्कली प्रोसेस से, यानी कि वही NaCl सोल्यूशन का जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई,
तो उसमें हमारा हाइड्रोजन गैस बनी, क्लोरीन बनी, NaOH बना। तो वही जो क्लोरीन गैस बनी है इलेक्ट्रोलिसिस से, वो क्लोरीन गैस हमने अपने स्लेक लाइम यानी कि लाइम वाटर से हमने पास करवाई, तो हमको मिल गया ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। तो वाटर तो खैर हमारा पास ऑन हो जाएगा, और मेन जो हमको मेन चाहिए ब्लीचिंग पाउडर, ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अब ब्लीच क्या होता है? ब्लीच का होता है कि किसी भी चीज़ में से उसका स्टेन हटाना, कालापन हटाना, धब्बे हटाना, उसको बोलते हैं ब्लीच। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है ब्लीचिंग पाउडर। तो ये कपड़े हैं या किसी भी चीज़ में से उसका कालापन, उसका धब्बा हटाने के काम आता है। तो ब्लीचिंग किसके लिए आता है? कॉटन, लिनन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ये उनको ब्लीच करने के काम आता है, या पेपर इंडस्ट्री में जो वुड पल्प होता है उसका, उसमें से निशान हटाने के काम आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। और डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर, ये इंपॉर्टेंट है इसका। डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर यानी कि ड्रिंकिंग वाटर के अंदर भी जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने के काम आता है। तो यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस किस तौर पे ये काम आता है। देन हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक अदर केमिकल है जो हमको ब्राइन से नहीं मिलता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? POP, वाइट सीमेंट जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट तो आप जानते हैं CaSO4 होता है। हेमी मीन्स हाफ, हेमी मीन्स हाफ, तो 1/2 आप देख रहे हैं, यानी कि हाफ। हाइड्रेट मैंने बताया था आपको H2O, तो इसलिए इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये किससे बनता है? ये बनता है जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 हाइड्रेट, यानी कि 2H2O। इसको हम डाईहाइड्रेट भी बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो ये हमारा जिप्सम होता है। इसको जब हम 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसको हीट करते हैं जिप्सम को, तो ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लूज़ कर देता है, और जिससे हमको मिल जाता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाइट सीमेंट, वाइट पाउडर। तो ये हमारी प्रिपरेशन रिएक्शन है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट इंटू डाईहाइड्रेट, और इसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया। ये जो सिंबल है ऐसे ट्राइंगल वाला, ये हीट का होता है। इसको जब हमने हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसमें से 1/1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए और हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस हमको मिल गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर होता है। इसमें हम जब वाटर मिक्स करते हैं तो वापस ये जिप्सम बन जाता है। तो आपने देखा होगा, कभी भी आप वाइट सीमेंट लेकर आए होंगे घर में, कहीं पर भी पुट्टी वगैरह करने के लिए, उसमें आपने जब पानी मिलाया होगा तो वो एक लिक्विड, एक पेस्ट बन जाता है। उसी पेस्ट को हम बोलते हैं जिप्सम। तो जब उस वाइट सीमेंट में हम पानी मिलाते हैं तो वो जिप्सम तैयार हो जाता है। किस चीज़ के काम आता है ये जिप्सम? POP काम आता है हमारे फ्रैक्चर्ड बोन्स में लगाने के। हम देखते हैं इस तरह से प्लास्टर जब लगाया जाता है तो प्लास्टर में POP ही लगाया जाता है। फिर टॉयज़ बनाने के, डेकोरेशन मटेरियल बनाने के, या हमारी जो दीवार होती है उसके सरफेसेस को स्मूथ करने के काम आता है। तो ये इसके ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यूजेस भी आते हैं, प्रिपरेशन भी आता है जिप्सम के बारे में, और इसका POP का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। देन ये एक मैंने एक चार्ट बनाया है जिससे कि आपको इजी हो जाए कि हमको ये जो ब्राइन जिससे हमने स्टार्ट किया था NaCl, इससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और कैसे मिलती हैं। तो हमने किया था कि इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हमको NaOH मिला था, कास्टिक सोडा। फिर इसमें जब हमने CO2 और अमोनिया जब हमने मिक्स करवाया था तो हमको बेकिंग सोडा मिला था, NaHCO3। फिर हमने किया था कि NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं तो, और उसमें हम फिर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करवा देते हैं, तो हमको मिल जाता है वॉशिंग सोडा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्राइन से ही अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ब्राइन में जब हम CO2 NH3 ऐड करवाएंगे, फिर उसको हीट करेंगे और फिर उसमें हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करवाएंगे, तो हमको मिल जाएगा वॉशिंग सोडा। फोर्थ हमको मिला था ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिला था? जो इसका जो Cl है, ये इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हमको Cl2 गैस हमको मिली थी। वही Cl2 गैस जब हम स्लेक लाइम यानी कि लाइम वाटर में जब हम पास करवाते हैं तो हमको मिल जाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो इससे आपको इजी हो जाएगा सारी चीज़ों को याद करना। देन ये हमारा लास्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कई बार इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे फॉर्मूलाज होते हैं उन फॉर्मूलाज के अंदर जो एक फिक्स्ड नंबर होते हैं वाटर मॉलिक्यूल से पहले, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, यहाँ पर आप देख रहे हैं 5, तो ये जो 5 है ये हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, इसमें जो ये 10 है ये हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला जिसमें हमारा 2 है, जो जिप्सम का हमारा फॉर्मूला था, तो इसमें जो 2 है, ये 2 जो है हमारा वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आयरन सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें भी 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये 7 हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ऐसे ही हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का पढ़ा था, इसमें जो हाफ है ये हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब यहाँ पर ये चीज़ आती है कि ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है, क्यों होता है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए ये हमारा एक बड़ा मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं ये हमारा कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल है। इस कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स के सराउंडिंग में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं वो सराउंड कर रहे हैं। ये 5 जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे H2O के हैं। ये H2O के मॉलिक्यूल्स ने इसको घेर लिया है, सराउंड कर लिया है। अब इससे होगा क्या, इससे होता क्या है कि कॉपर सल्फेट हमारा सिंपल जब ऐसे रहता है विदाउट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, जब उसको वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड नहीं किया है तब ये एक वाइट पाउडर की तरह होता है। लेकिन जब इसमें कुछ ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर सराउंड कर लेते हैं, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब इसमें आ जाता है, तो ये इस तरह का क्रिस्टल बन जाता है और इसका अपना एक यूनिक कलर होता है, ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट का हम कलर जानते हैं, ब्लू कलर होता है, तो वो हमारे ये 5H2O की वजह से आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको हीट कर देंगे तो इसके ये वाटर उड़ जाएगा, ये जो 5H2O है ये उड़ जाएगा, और जैसे ये उड़ जाएगा यानी कि खाली कॉपर सल्फेट रह जाएगा, तो ये जो खाली कॉपर सल्फेट होगा ये वाइट कलर का रह जाएगा, इसमें ब्लू कलर नहीं रहेगा फिर। ठीक है, समझ रहे हैं आप। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, इसका आप देख रहे हैं यूनिक कलर ग्रीन। इस तरह का क्रिस्टल होता है, किसकी वजह से, ये 7H2O की वजह से। अगर हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा, ये 7H2O उड़ जाएगा, ये निकल जाएगा, इसमें से रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा क्या, खाली आयरन सल्फेट। ये आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन नहीं होगा, ये भी कुछ ऐसे ही पाउडरी फॉर्म में होगा और कुछ वाइटिश या ब्राउनिश फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये अपना कलर लॉस कर देते हैं, क्रिस्टल का नेचर लॉस कर देते हैं, मतलब ये क्रिस्टल इस तरह से क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं रहेगा, ये पाउडर बन जाएगा ये, तो ये अपना नेचर लॉस कर देते हैं। तो ये जो इनका यूनिक नेचर आ रहा है, क्रिस्टल आ रहा है, कलर आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद ये हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इनको अगर आप करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट को समझने में और हेल्प मिलेगी। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आई विल बी कमिंग विद अ न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।